नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक का अर्थ, परिभाषा तथा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व आदि पर हम चर्चा करने वाले हैं तथा पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ओके, चलिए देखते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों का महत्व सर्वविदित है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यपुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु सुगम हो जाता है। सीखने के अनुभव में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान एवं अनुभव को संचित किया जाता है। ठीक है, पुस्तकों के माध्यम से ही जो हमारा अतीत के ज्ञान, यानी कि जैसा कि हम लोग इतिहास आदि पढ़ते हैं, अतीत के ज्ञान एवं अनुभव को संचित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। पाठ्यपुस्तक में किसी विषय विशेष का संगठित ज्ञान एक स्थान पर रखा जाता है। इस तरह अच्छी पाठ्यपुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती हैं। ठीक है, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों हेतु यह महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में किसी भी विषय विशेष जो विषय होता है हमारा, उसका संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिलता है, यानी कि संचित रखा जाता है, जिससे वह निर्देशन का कार्य करती है। और यह दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, शिक्षक के लिए भी तथा छात्र के लिए भी। अब देखते हैं हम पाठ्यपुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। हेडिंग लिखेंगे पाठ्यपुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से पेश किया जाता है तो उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्यपुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के कथन को यहाँ निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, उसे हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आगे समझा कि किसी भी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित किया जाता है, यानी कि संचित एक स्थान पर हम लोग संगठित कर देते हैं और उसे संगठित ढंग से पेश किया जाता है, उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है, यानी कि उसे पाठ्यपुस्तक कहते हैं। देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला है हेरोलिक के अनुसार। इन्होंने कहा है पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, हॉलक्विस्ट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। तथा डगलस के अनुसार इन्होंने कहा है अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। ये किसने कहा? ये डगलस के अनुसार है। ये डगलस ने कहा है कि अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे उसकी आधारशिला माना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी पाठ्यपुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसा कि बीएड में पहले ही पूछ चुका है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये अब बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूछ सकता है। ये एक बार देख लेते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में निम्न गुणों अथवा विशेषताओं का होना जरूरी है। सबसे पहला जो है वह है विषय वस्तु का संगठन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक हो। दूसरा, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरणों की मदद से विषय का सरलीकरण हो। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता तथा प्रवाहशीलता हो। पांचवा पॉइंट है हमारा पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता हो, यानी कि पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि जागृत करने वाली, विकास करने वाली क्षमता होनी चाहिए। अन्य लेखकों विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय तथा वैध हो। मुख पृष्ठ जो होता है सचित्र, आकर्षक तथा सुउद्देश्य हो। ये सबसे पहले हम कोई भी पाठ्यपुस्तक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका मुख पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ होता है, वो हम देखते हैं। तो ज़रूरी है कि उसका जो मुख पृष्ठ है वो सचित्र हो, आकर्षक तथा सुउद्देश्य हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहला काम हम यही करते हैं। सबसे पहले जाएंगे बुक लेने तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट
ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध तथा स्पष्ट हो तथा उसका आकार जो हो वो सुविधाजनक हो। अध्यायों के आकार बालकों के स्तर तथा क्षमताओं के अनुरूप हो और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों तथा मूल्यों के अनुरूप हो। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों तथा समस्याओं पर बल दिया गया हो तथा ये पॉइंट, इस पर हम ध्यान देंगे, विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों इत्यादि का प्रस्तुतिकरण हो। ठीक है। चिंतन तथा नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण हो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की ये सारी विशेषताएं होनी ज़रूरी है, ये सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तकों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला प्रकार है, जो है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। यानी कि इस तरह की पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर हेतु लिखी गई होती है। हालांकि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम सीधे जुड़ी होती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस तरह की पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि इस टाइप की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर हेतु ही लिखी गई होती हैं। वह होता है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। जैसे कि पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, फॉर एग्जाम्पल आप बीएड का ही ले लीजिए कि जो हमारा बीएड का पाठ्यक्रम है सीबीसीएस पैटर्न पर चल रहा है। पहला जो सेमेस्टर था, पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वो पहले सेमेस्टर के अनुसार था, उस पर आधारित उसकी पाठ्य पुस्तकें हमने ली। सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर सेकेंड सेमेस्टर की ली हमने। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रचलित पाठ्य पुस्तकें। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में जो होता है वो छात्रों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होती है। इस तरह की पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रकरण का एक क्रम में प्रस्तुत की जाती है। ये पुस्तकें उदाहरणों तथा अन्य साधनों से परिपूर्ण होती है। इनके अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों का वर्णन भी होता है। इन पुस्तकों का अध्ययन यदि छात्र करते हैं तो उसे अन्य किसी स्रोत से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रचलित पाठ्य पुस्तकें मतलब कि छात्र के अंदर जो भी जिज्ञासा है, उसे किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा है, तो इस वाले ये जो प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, सेकेंड नंबर की हमारी प्रचलित पाठ्य पुस्तकें, उससे छात्रों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होती है और उन्हें अन्य किसी स्रोत से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, अनुभव आधारित पाठ्य पुस्तकें। अनुभव आधारित पाठ्य पुस्तकें, ये इन पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय में शिक्षण बिंदुओं को एक क्रम दिया जाता है जो मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। इस प्रकार का यह क्रम छात्रों को सीखने में सहायता देता है। इस क्रम में आकृतियाँ, चित्र आदि भी दिए जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखते ही होंगे कि हमें कोई भी चीज़ होता है जैसे फिगर डायग्राम वगैरह के माध्यम से समझाया जाता है, वो अनुभव आधारित पाठ्य पुस्तक जो कि मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। ये पाठ्य पुस्तकें व्यक्तिगत तथा सामूहिक शोध कार्यों को विशेष महत्व देती है। ओके। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह, इसमें देखते हैं समय परिवर्तनशील है जिसके अनुसार काल परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न निर्मित होती हैं। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर आ जाता है एवं तात्कालिक आवश्यकताएं ही इन पुस्तकों के उपयोग हेतु पाठकों को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान युग प्रतियोगी युग है। ठीक है। हम सभी को पता है जो हमारा वर्तमान युग है प्रतियोगी युग है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। इस प्रतियोगी युग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये पुस्तकें छात्रों का मार्गदर्शन करती है तथा संबंधित ज्ञान को छात्रों हेतु उपलब्ध कराती है। वो होती है हमारी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार प्रचलित पुस्तकें। यानी कि समय बदल रहा है, समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ, जैसे भी हमारी शिक्षा प्रणाली हो रही है, उस अनुसार जो हमारी पाठ्य पुस्तकें प्रचलित होती हैं तात्कालिक रूप में, वो हमारी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार प्रचलित पाठ्य पुस्तकें हो जाएंगी। अब हम देखते हैं आखिरी पॉइंट है हमारा, अभिक्रमित अनुदेशित पाठ्य पुस्तकें। इसे देखते हैं। इन पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण
प्रचलित तथा अनुभव पर आधारित है। बीएफ स्किनर ने शिक्षण प्रक्रिया में इन पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख किया है। जो अभिक्रमित अनुदेशन के जनक बीएफ स्किनर माने जाते हैं, वह शिक्षण प्रक्रिया में इन पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, आज की पाठ्यपुस्तकें सीमाओं तथा दोषों से पूर्ण है। आज की पाठ्यपुस्तकों में अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशित पाठ्यपुस्तकों के 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं। इन 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और इसे आप ध्यान में रखिएगा, बीएफ स्किनर का नाम तथा ये किसके जनक है अभी मैंने बताया, वो भी याद रखिएगा कि इन्होंने किसका प्रतिपादन किया है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है, सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा तत्कालीन जांच का सिद्धांत, चौथा स्वतः अध्ययन का सिद्धांत एवं आखिरी है हमारा छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ओके, इतना क्लियर है? ये अभी तक हमने समझा पाठ्यपुस्तकों की और परिभाषा, उसके कौन कौन से प्रकार है तथा एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वो सब हमने अभी तक डिस्कस किया। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तकों की कौन कौन सी विशेषता होती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पाठ्यपुस्तकों की क्या क्या आवश्यकता एवं महत्व है। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता तथा महत्व हेडिंग लिखेंगे। आगे देखते हैं इसमें हम पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नांकित कारणों से स्वीकार किया जाता है। पहला, पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि पाठ्यपुस्तकें होती है वो बराबर ही दोनों के लिए वह हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसा कि शिक्षक और छात्र दोनों को यह हेल्प करती है। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है तथा पाठ्यपुस्तकें मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है। ये ध्यान में रखेंगे कि मंद बुद्धि बालक तथा प्रतिभाशाली बालक दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि मंद बुद्धि बालक अगर उसकी बुद्धि लब्धि कम है, वो कम अच्छे से उतने एक बार में क्लास में समझाया नहीं समझ पाता है, तो वह पाठ्यपुस्तक की सहायता से बाद में स्वयं अध्ययन करके स्वतः अध्ययन करके समझ सकता है। तथा प्रतिभाशाली बालक वो आगे का अपना पढ़ के चाहे एक्स्ट्रा पढ़ के समझ सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य एवं मूल्यांकन संभव होता है तथा ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायता करती है या इससे होती है। ये हम सभी को पता है कि जो पाठ्यपुस्तकें होती है उससे एग्जाम टाइम में हमारी कितनी सहायता होती है। ओके, अब आगे देखते हैं। योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, इसलिए उसे व्यवस्थित करने में पाठ्यपुस्तक मददगार होती है। इसी तरह छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्धित तथा पूर्णता प्रदान करने हेतु मददगार होती है तथा छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक ही बार में आत्मसात कर सकें। जैसा कि अभी हमने आगे समझा, उन्हें विषय वस्तु को कई बार पढ़ना एवं दोहराना पड़ता है, इसलिए पाठ्यपुस्तक की ज़रूरत होती है। जैसा कि अगर कॉलेज वगैरह में चाहे स्कूल में एक बार कोई भी चीज़ हमें समझाई जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में उसे आत्मसात कर लें, एक बार में ही समझ जाए। ठीक है, हमारे माइंड में फिट हो जाए। ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही बार में हमारे माइंड में फिट हो जाएगा, तो उसके लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है ताकि हम स्वतः अध्ययन करके बाद में उसका हम अध्ययन करें खुद बैठ के, और फिर उसके बाद वो चीज़ हमें और क्लियर हो जाती है और अच्छे से समझ में आती है। और एग्ज़ाम टाइम ये हमें काफ़ी हेल्प करती है। एग्ज़ाम टाइम हम बुक से ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों की समय की बचत होती है तथा पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि स्वाध्याय करके हम स्वयं समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों को स्वाध्याय करके ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प होती है। 10वां पॉइंट देखेंगे, पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्यापन संभव होता है तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तथा पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन में एकरूपता आती है। इसके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ओके, इतना क्लियर है? आई होप अभी तक आपको जो भी बताया गया हो, जो भी समझाया गया हो, वो आपको समझ में आया हो और आ रहा हो। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।